Class 7 English Honeycomb Chapter number 5 Exercise First Question Answers. What was the author's opinion about Mr. Gessler as a bootmaker? तो author का opinion Mr. Gessler के बारे में क्या था? The author had a very high opinion of Mr. Gessler as a bootmaker. उनका बहुत ही हाई ओपिनियन था. द बूट्स मेड बाई दैम लास्टेड वेरी लॉन्ग. बहुत ज़्यादा टिकते थे. ही गॉट हिज फर्स्ट बूट्स मेड बाई दैम व्हेन ही वॉज 14. जब वो 14 ईयर्स के थे तब उन्होंने पहली बार मिस्टर गेस्लर के बनाए हुए शूज़ पहने थे. ही कॉल्ड देयर बूट्स मिस्टीरियस एंड वंडरफुल. वो उनके बूट्स को क्या कहते थे? Mysterious or wonderful. He agreed with Mr. Gessler, who said that making such boots was an art. और वो मिस्टर गेस्लर से इतने इम्प्रेस थे कि उनकी एक चीज़ पे भी वो एक बात पे भी वो एग्री थे कि मिस्टर गेस्लर ने कहा था कि बूट्स बनाना एक आर्ट है. क्वेश्चन नंबर 2. वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली? मतलब बहुत रेयरली जाना पड़ता था. क्यों? द ऑथर विजिटेड हिज शॉप वेरी इनफ्रिक्वेंटली बिकॉज द बूट्स ही मेड लास्टेड वेरी लॉन्ग. क्योंकि जो शूज़ वो बनाते थे वो बहुत लंबे चलते थे. दे नेवर सीम टेम्पररी. मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ थी कि वो कुछ दिन चले और फिर वापस जाना पड़ा. इट सीम्ड एज if it were essence of boots stitched into them. मतलब ये ऐसा लग रहा था जैसे कि essence of boots stitched into them. उनके अंदर boots का essence stitch किया हुआ हो ऐसे. Question number 3. What was the effect on Mr. Gessler of the author's remark about a certain pair of boots? तो वॉट वॉज द इफ़ेक्ट ऑन मिस्टर गेस्लर? मिस्टर गेस्लर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हुआ? ऑथर्स रिमार्क अबाउट अ सर्टेन पेयर ऑफ बूट्स. जो एक पेयर ऑफ शूज़ के बारे में जो ऑथर उनको बता रहे थे, जो पर्टिकुलर एक पैर उनकी जो वीक निकली थी ना थोड़ी, उसके बारे में. तो फिर वहाँ पे मिस्टर गेस्लर का के ऊपर उसका क्या इफ़ेक्ट हुआ था? Once the author told Mr. Gessler that a certain pair of his boots creaked. उसमें से आवाज़ आ रही थी. At first, Mr. Gessler found it difficult to believe and expected author to take his words back. पहले तो मिस्टर गेस्लर को वो बहुत ही बिल्कुल भी मानने में ही नहीं आ रहा था और वो चाहते थे कि ऑथर उन्होंने जो भी कहा अपने वर्ड्स वापस ले लें. However, the author repeated his complaint. पर ऑथर ने क्या किया? अपनी कंप्लेन उल्टा कर दिया, अपनी कंप्लेन रिपीट की. एट दिस ही आस्क्ड हिम टू सेंड द पैर बैक. फिर मिस्टर गेस्लर ने उसको कहा कि आप वो पैर को वापस लेके आइए. ही प्रॉमिस टू आइदर मेंट इट और टू टेक इट ऑफ फ्रॉम द बिल. उन्होंने प्रॉमिस किया कि या तो वो उसको ठीक कर देंगे या फिर उसको बिल से निकाल देंगे. द ऑथर फेल्ट दैट he should not have mentioned that pair. फिर ऑथर को ऐसा फील हुआ था कि उनको वो सर्टेन पेयर ऑफ शूज़ के बारे में बात नहीं करनी चाहिए थी. मिस्टर गेस्लर हैड फेल्ट वेरी शॉक्ड बाय द कंप्लेंट. क्योंकि मिस्टर गेस्लर को बहुत ही बुरा लगा था, शॉक्ड लगा था. What was Mr. Gessler's complaint against big firms? अब बिग फर्म्स के अगेंस्ट में मिस्टर गेस्लर की क्या क्या कंप्लेंट्स थी? तो मिस्टर गेस्लर कंप्लेंट अबाउट द बिग फर्म्स वॉज दैट दे टुक अवे ऑल हिज बिजनेस. पहली बात कि उन्होंने हमारा सारा बिजनेस टेक ओवर कर लिया है. दे डिड सो नॉट बाय वर्च्यू ऑफ देयर वर्क बट बाय एडवर्टाइजमेंट. मतलब उन्होंने हमारा बिजनेस हमसे छीना है, ऐसे नहीं कि अच्छा काम दे के, पर बल्कि एडवर्टाइजमेंट से हमारा काम छीना है. He was full of resentment against them. वो बहुत ही नाराज़ मूड में थे ये बिग फर्म्स के अगेंस्ट में. He said that these firms had no self respect. मतलब ये बड़ी बड़ी फर्म्स की अपनी कोई
सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होती है। देयर बूट्स ओफन हर्ट द कस्टमर्स, उनके जो शूज़ होते हैं वो कस्टमर्स को कहीं ना कहीं हर्ट करते हैं, डिफेक्टिव होते हैं, इतने अच्छे नहीं होते हैं। मतलब उनका ये कहना है कि बड़ी बड़ी जो ब्रांड्स हैं, फर्म्स हैं, वो क्वांटिटी में प्रोड्यूस करती है, क्वालिटी कम देखती है। क्वेश्चन नंबर 5, Why did the author order so many pairs of boots? Did he really need them? अब एक बार ऑथर गए थे तो उन्होंने बहुत सारी पेयर्स ऑर्डर कर दी थी, क्यों? उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी? तो आंसर है कि द ऑथर ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स बिकॉज ही फेल्ट पिटी फॉर द बूट मेकर। उन्होंने जब उनकी कंडीशन के बारे में सुना उनसे तो उनको दया आ गई। He knew that his boots were the best in quality, और उनको तो ये पता था कि उनके शूज़ जो है वो क्वालिटी में बेस्ट हैं। He wanted to help the boot maker financially, तो फिर वो फाइनेंशियली उनको हेल्प करना चाहते थे ऑथर। So the author ordered several boots although he did not need them. अब वर्किंग विथ लैंग्वेज में ये सारे फ्रेजेस है, टेक्स्ट बुक में आप अच्छे से देखना, फ्रेजेस है और उसके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। तो आपको सारे फ्रेजेस लर्न करने हैं विद मीनिंग्स, और फिर जो ब्लैंक्स है उसमें आंसर्स लिखने हैं। आंसर के मैंने नंबर्स दिए हैं यहाँ पे, और इस नंबर से आपको आंसर लिख देने हैं। और ये सारे ही फ्रेजेस एक बार लर्न कर लेना, एग्ज़ाम में मैं इसको लेने वाली हूँ। तो अगर आपको मीनिंग पता होगा तो ही आप लोग यूज़ कर पाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन्स द साउंड एसएच इन द बिगिनिंग ऑफ द मिडल और एट द एंड। तो एसएच साउंड वाले जो वर्ड्स हैं उनको अगर स्टार्टिंग में आता है तो इनिशियल, मीडियल या फाइनल। एसएच अगर स्टार्टिंग में आता है तो इनिशियल में डालना है, बीच में आता है तो मीडियल में डालना है, और लास्ट में एसएच आता है या एसएच साउंड आता है तो उसको फाइनल में डालना है। मैंने यहाँ आंसर दिए हैं, आप लोग उसको टेक्स्ट बुक में कॉपी कर लेना। फिर क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें CH साउंड वाला है। तो CH जैसे चेयर में CH होता है, लेकिन कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें CH नहीं होता है पर साउंड CH होता है। तो उसके लिए आपको ये मैंने आंसर दिए हैं, अंडरलाइन करने हैं आपको उस लिस्ट में कि कहाँ कहाँ कौन से लेटर की का जो साउंड है वो CH साउंड से आता है। फिर स्पीकिंग में है, स्पीकिंग में यहाँ पे डू यू थिंक मिस्टर गैसलर वॉज अ फेलियर एज अ बूट मेकर और एज अ कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन? क्या मिस्टर गैसलर फेलियर है? आप क्या मानते हैं? एक्चुअली स्पीकिंग में ऐसा होता है कि आपको आंसर पूरा क्लास में ही डिस्कस हमको करना होता है, आपको बोलना होता है, पर ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे अपना व्यू दिया है। आप लोग उसमें चेंजेस करके भी बता सकते हो, पर आई विश कि आप लोग उसको रीड करोगे अच्छे से कि मैंने क्या आंसर दिया है इस कॉम्पिटिटिव बिजनेसमैन के बारे में। ठीक है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट ऑफ द टाइटल? तो जो हमारा जो चैप्टर है क्वालिटी, उसका इंटेंशन क्या है, सिग्निफिकेंट क्या है, टू हुम और टू व्हाट डज इट रिफ़र, और वो जो टाइटल है वो किसके लिए है और क्यों है उसके बारे में है। द टाइटल क्वालिटी इज़ सिग्निफिकेंट बिकॉज दिस रिफर्स टू द थीम ऑफ द स्टोरी। The whole story says that the modern age is the age of quantity and not quality. Those who produce much in quick time get success. On the other hand, those who bother about the quality, as Mr. Gessler did, fail. So, quality is a very apt title for this story. Appropriate, apt मतलब appropriate. क्वेश्चन नंबर 3, नोटिस द वे मिस्टर गैसलर स्पीकिंग इंग्लिश। ये पूरा रीड कर लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे कौन से टोन में मिस्टर गैसलर बोलते थे उसके बारे में है।
फिर राइटिंग में एक क्लूज दिए हैं, उसमें आपको स्टोरी लिखनी है। लास्ट मंथ माई आंट वेंट टू विजिट हर पेरेंट्स, तो ये पूरी स्टोरी लिख लेना है। फिर पोएम का क्वेश्चन आंसर है व्हाट आर द गेम्स और ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच यूज ट्रीज और इन विच ट्रीज ऑल्सो पार्टिसिपेट। तो trees are used in games like swinging and hide and seek. They are used in many human activities. Some of them are making houses, getting shade or fire. We get our fruit and timber from the trees. The painters like to draw and paint a scenery of trees. तो कहाँ कहाँ हम लोग ट्री का यूज़ करते हैं सिंपली, उसके बारे में क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 2 क्वेश्चन है। ट्रीज आर टू मेक नो शेड इन विंटर, व्हाट डज दिस मीन्स। मतलब ट्रीज विंटर में शेड नहीं देती है। कॉन्ट्रास्ट दिस लाइन विद द लाइन इमीडिएटली बिफोर इट। ट्रीज आर फॉर एप्पल टू ग्रो ऑन और pears. डू यू अग्री दैट वन पर्पज ऑफ अ ट्री इज टू हैव फ्रूट ऑन इट, और डू यू थिंक दिस लाइन इज ह्यूमरस। तो फर्स्ट आंसर है इट मीन्स दैट देर आर ऑल्सो दोज ट्रीज दैट गिव नो शेड एंड सो इट्स अ प्लेजर टू बी विद दैम ड्यूरिंग विंटर। तो ऐसी भी बहुत सारी ट्रीज़ हैं जो विंटर में शेड नहीं देती है, और विंटर में ये बिना शेड वाली ट्री के साथ भी बहुत मज़ा आता है। यस, इट इज़ इंडीड ट्रू दैट वन इम्पोर्टेंट पर्पज ऑफ अ ट्री इज़ टू हैव फ्रूट ऑन इट। ऑब्वियसली दस दिस लाइन इज़ नॉट ह्यूमरस। तो इस लाइन को हम ह्यूमरस नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पर्पस में से जो फ्रूट वाला पर्पस है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पूरी एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कर लेना। नोटबुक में जो भी एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक में फिल करनी है तो वो उसको टेक्स्ट बुक में लिख लेना, और जो क्वेश्चन आंसर्स है उसको नोटबुक में लिख लेना, पोएम के भी और चैप्टर के।